जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज के प्रश्न देख रहे हैं जिसमें जो हमारा आज टॉपिक होगा राज्य निर्वाचन आयोग, है ना? इससे संबंधित हम प्रश्न देख रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हमारे प्रश्नों का आधार जो होगा वो एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब, है ना? उससे हम प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अ, प्रश्न थोड़े से लंबे हैं, लेंदी प्रश्न है ना? तो आप घबराइएगा नहीं, है ना? जो लेंदी प्रश्न होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं। सिर्फ हमें तथ्य याद रखने होते हैं, है ना? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे आसान प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है? तो ये हम कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? और उनका सही से कूट में दिए हुए हैं, है ना? उनका उत्तर देखना है हमें। ये प्रश्न 2016-17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। तो इस वक्त, है ना, जो जमानत राशि थी वो अलग हुआ करती थी। वर्तमान में जो जमानत राशि है हम व्याख्या में देखते हैं, है ना? तो व्याख्या याद रखना ज्यादा जरूरी है ना? पुराने प्रश्न से। प्रश्न का आप ये आधार समझ लीजिए कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं। हम व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। चलिए, वर्तमान में जमानत राशि जो है वो इस तरह से है ना? तो जो पंच हैं, पंचों को 50 अनारक्षित के लिए 50 रुपए का जमानत राशि है और आरक्षित जो एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाएं हैं उनके लिए 25 है। ठीक है? और सरपंच पद के लिए है अनारक्षित के लिए 1000 और आरक्षित के लिए 500। जनपद पंचायत सदस्य के पद के लिए 2000 रुपए का अ, अ, जमानत राशि है अनारक्षित के लिए और आरक्षित के लिए 1000। और जिला पंचायत सदस्य में अनारक्षित के लिए 4000 और आरक्षित के लिए 2000। ठीक है? तो ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप, यानी कि प्रतिभूति निक्षेप का मतलब आप समझते होंगे। प्रतिभूति निक्षेप का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना? सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी। तो प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। हाँ, तो किस कंडीशन में जो प्रतिभूति निक्षेप है वो वापस कर दी जाएगी? तो हम देखते हैं कथन में, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के सूची में दर्शित ना हो, है ना? तो वो वापस कर दिया जाएगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, इस कंडीशन में भी ये डिपॉजिट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो, तो भी वापस कर दिया जाएगा। और चौथा कथन है, यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो, तो ये गलत है ना? तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, व्याख्या है पिछले प्रश्न का, देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी को जमानत राशि वापस या समपहरण कर दिया जाएगा। तो पहला है, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, तो सूची के प्रकाशन के बाद या उसकी मृत्यु के पश्चात जैसी भी दशा हो, निक्षेप यथाशीघ्र वापस कर दिया जाता है। यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो, तो भी वापस कर दिया जाएगा। यदि उसने कुल वैध मतों, यानी कि विधि मान्य का 1/6 मत प्राप्त किया होगा, यानी कि वैलिड जो वोट है ना, उसने उसमें 1/6 वोट उसके पास होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है? और अगला हम देखते हैं। अगला,
निम्नलिखित परिस्थिति में अभ्यर्थी की जमानत राशि समाप्त या जब्त कर ली जाती है। किस कंडीशन में जब्त कर ली जाती है? पिछला स्लाइड देखा कि किस कंडीशन में वापस कर दी जाती है और किस कंडीशन में अभी हम देखेंगे किस कंडीशन में हमें अ, मतलब अभ्यर्थी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। देखते हैं। डाले गए कुल वैध मतों का यानी कि विधि मानने के 1/6 हिस्सा प्राप्त ना होने की स्थिति में, है ना, 1/6 वोट ना होने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाती है या समाप्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी या उसका विधिक प्रतिनिधि, है ना, कानूनी विधिक मतलब कानूनी प्रतिनिधि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 6 माह के भीतर प्रतिभूति निक्षेप वापस के लिए दावा नहीं करता, है ना, कि उसको जो डिपॉजिट है वो उसको वापस चाहिए, वो 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं कहता है कि मुझे वापस चाहिए, है ना, तो उस कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि 6 माह के अंदर अंदर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वह राज्य सरकार को समर्पित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो जब्त हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, एक तरफ दिया हुआ है सारिणी 1 और सारिणी 2, इनका हमें मिलान करना है। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन और मत पत्रों का रंग। आप ये इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो आप ध्यान दीजिएगा। इस तरफ लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना, और इस तरफ लिखा हुआ है ABCD। तो आपको जैसी सुविधा हो, मुझे ऐसी सुविधा मिलती है, लगती है कि मैं ABCD हमेशा से मैच करती रही हूँ, तो मैं इस तरफ से मैच करूंगी। ठीक है, ABCD और ऑप्शंस में भी इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरफ से मैच करेंगे, ABCD तरफ से। तो चलिए, सफेद सफेद हो जाता है पंच का। ठीक है, सफेद जो है ये पंच का है रंग, और नीला रंग जो है ये सरपंच का होता है, नीला रंग सरपंच का। गुलाबी रंग जिला पंचायत सदस्य का होता है। ठीक है, गुलाबी रंग जिला पंचायत सदस्य, और पीला रंग जो होगा वो होगा जनपद पंचायत सदस्य। तो A का 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही बी में दिख रहा है ना, फिर भी मैच कर लेते हैं। B का 3, C का 2, C का 2, C का 1 है जी, है ना, गुलाबी रंग, गुलाबी जिला पंचायत सदस्य, है ना, और फिर D का हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग हो जाती हैं और यदि उनका कार्यकाल 6 माह से अधिक हो, पंचायतें यदि पहले समय से पहले 5 साल का कार्यकाल होता है ना, और उसके पहले पहले यदि भंग हो जाती है ना, यदि उनको उस पद से हटा दिया जाता है या भंग हो जाता है किसी भी तरह से, तो यदि उनका कार्यकाल 6 माह से अधिक हो, है ना, मतलब खत्म होने से 6 महीने यानी कि हो गया तो 1 साल हो गया, या फिर 8 महीने, 9 महीने, तो उस स्थिति में भंग हुए तिथि से 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराया जाएगा, जिसे उपचुनाव कहते हैं, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, ना कि पूर्ण अवधि के लिए। तो कुल मिलाकर के यदि कुल मिलाकर के एक
एक कार्यकाल होता है 5 साल का, है ना? और इस 5 साल के अंदर यदि किसी उसकी मृत्यु हो गई या कुछ पद से निकाल दिया गया, है ना? है ना? पदच्युत कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी साल बचे हुए हैं, मान लीजिए वो 3 साल ही क्यों ना बचा हो, चाहे वो अ, 6 महीने ही क्यों ना बचे हों, ठीक है? 3 साल या 6 महीने ही क्यों ना बचे हों, लेकिन उनकी, है ना, भंग हो जाने पर 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव होगा। और जितने भी साल बचे हुए हैं, तो 3 साल अगर बचा हुआ है, तो अगले 2 साल के लिए, है ना, 5 में से 3 गया तो 2 ही बचता है। तो अगले 2 साल के लिए ही वो शेष अवधि जो होती है, वही अगली कार्यकाल उसका, उपचुनाव में जो चुना जाएगा उसका वो कार्यकाल होगा। ठीक है? चलिए अगला हम देखते हैं, शायद आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा गया है। बीच में पंचायत के विघटन पर विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा, ये कथन सत्य है। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है, तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये कथन सत्य है। ठीक है, पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा, ये कथन भी सही है। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी, ये गलत है। ठीक है, इस प्रश्न के आधार पर पूछा क्या गया है हमें, असत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्न में से क्या सही है? चलिए हम देखते हैं निम्न में से क्या सही है। लंबे प्रश्न है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पंच के लिए शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र दोनों आवश्यक नहीं होते। यहाँ पे दूसरा कथन है, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन सही है। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, ये वर्तमान में सही है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में, तब तक सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र अ, प्रस्तुत करना अनिवार्य होता था। ठीक है, तो आज की स्थिति में यह प्रश्न देखा जाए तो सरपंच पद के लिए नामांकन नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और ये पांचवा कथन है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, तो ये गलत है। ठीक है, वर्तमान वर्तमान बोलती हूँ, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन गलत है ना? सरपंच पद के लिए शपथ पत्र अ, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न के आधार पर, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4। ये मैं वर्तमान की स्थिति में बता रही हूँ। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति में बता रही हूँ, ये वर्तमान की स्थिति है। और यदि हम पुराना देखें तो पुराने में आंसर आपको 3 और 5 देगा। ठीक है, पुराने में आंसर आपका 3 और 5 होगा, लेकिन वर्तमान का आप याद रखिएगा। वर्तमान में सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है,
पंचायत के चुनाव हेतु अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल के समय नामांकन पत्र एवं जमानत राशि के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पत्र जमा करने होते हैं। पंच के लिए ना तो शपथ पत्र ना ही स्वघोषणा पत्र, और सरपंच के लिए शपथ पत्र, जनपद पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र, और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान सरपंच के लिए स्वघोषणा पत्र देना पड़ता था, किंतु वर्तमान प्रावधान के अनुसार सरपंच पद के अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना आवश्यक है, न कि स्वघोषणा पत्र। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा पिछला प्रश्न आपको। अगला देखते हैं। अगला है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है। अम, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि यदि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न ना हो। ये पिछले प्रश्न के आधार पर है ये। नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न ना हो। अ, एक मिनट। ठीक, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही थी वैध और अवैध में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कथन पढ़ लेते हैं। नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न ना हो, तो ये तो जरूरी नहीं है ना आज की स्थिति में। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न ना हो, आज की स्थिति में ये सही है। ठीक है, अवैध अगर शपथ पत्र संलग्न ना हो तो वो अवैध माना जाएगा। नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा ना किया गया हो, है ना, अगर जमा ना किया गया हो तो भी वो अवैध होगा। और इसके बाद है चौथा कथन, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आज की स्थिति में इसका उत्तर हो जाएगा दो और तीन, है ना। दो और तीन आप याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको इसलिए नहीं दिख रहा होगा, दो और तीन दिख रहा है हालांकि, है ना, लेकिन ये जो प्रश्न है ये 2017 का है। तो पहले पहले का उत्तर जो था आपका ये वाला था, स्वघोषणा पत्र वाला। ठीक है, तो आज की स्थिति में आप उत्तर याद रखिएगा, दो और तीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे निरर्हताएं दी हुई हैं, देखते हैं व्याख्या में। निम्न आधार पर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन फॉर्म को नामंजूर कर सकता है। ठीक है, उस पद हेतु अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता हो तो वो नामंजूर कर सकता है ना। अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निर्हित हो, है ना, तो भी वो नामंजूर हो जाएगा। यदि उम्मीदवार स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र या प्रस्तावक या प्रतिभूति निक्षेप संबंधी प्रावधानों का पालन ना करता हो तो उस कंडीशन में भी, है ना, वो एलिजिबल नहीं है। यदि उम्मीदवार प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक ना हो तो, ठीक है, कई लोग फ्रॉजरी भी करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में भी ये नामंजूर हो जाएगा। और नामंजूर करने वाला कौन होगा? रिटर्निंग अधिकारी, जो वहां का रिटर्निंग अधिकारी होगा वो उसको ऐसे जो अर्हता नहीं रखते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में वो रिटर्निंग ऑफिसर इनको नामंजूर कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए अगला हम देखते हैं। इसके अलावा भी है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फॉर्म एक ही पद के लिए जमा करे तो भी है ना नामंजूर कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर। ऐसे नामांकन फॉर्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो, है ना, तो भी। और यदि नामांकन पत्र में कोई संशोधन हो तो, तो ऐसी कंडीशंस हैं, तो है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ
पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। ये प्रश्न भी 2015 का है ना? तो इस वजह से यहाँ पे उत्तर लिया गया है सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। किंतु अ, आज की स्थिति में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है ना? तो यहाँ पे पंच हो सकता है ना? पंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी ऐसे ऑप्शन में रहेगा। किंतु वर्तमान में तो सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो है वो शपथ पत्र उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है ना? तो ये 2015 का प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर लिया गया है सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। किंतु वर्तमान में आप याद रखिएगा, जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं उनको शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और जो पंच है ना, पंच इनको ना तो अ, स्वघोषणा पत्र देने की आवश्यकता है, ना तो शपथ पत्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान प्रावधान के अनुसार सरपंच चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना पड़ता है, किंतु प्रश्नकाल के दौरान शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करता है? ये भी पुराना प्रश्न अच्छा नहीं, पुराना प्रश्न नहीं है ना? आप इस प्रश्न से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में किस तरह का प्रश्न बनेगा। पूछा गया है शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, ये भी शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, ठीक है, और विधानसभा एवं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, ये चारों जो है शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। प्रथम सम्मेलन मतलब प्रथम बैठक। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। पंचायती राज निकाय के किसी भी स्तर पर कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक या सम्मेलन से 5 वर्ष तक की जाती है। जैसे यदि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक 25 नवंबर 2012 को हुआ था, तो उसका कार्यकाल 24 नवंबर 2017 तक होगी, अर्थात 5 वर्ष तक। ठीक है, यदि किसी भी इसी बीच कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो और किसी भी कारण ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, तो 6 माह के भीतर उपचुनाव होंगे, जिसकी अवधि शेष कार्यकाल के लिए होगी। ये व्याख्या आप शायद समझ पाए होंगे, क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। ठीक है, 20 जनवरी 2014 को निर्वाचन हुआ और पहली बैठक जो हुई वो 10 फरवरी 2014 को हुई। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई और नई ग्राम पंचायत के लिए 15 मई 2016 को के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और जिसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। तो इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल 10 फरवरी 2019 अर्थात प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, ये व्याख्या शायद आप समझ पाए होंगे।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, निवेदित मत के विषय में सही क्या नहीं है। तो निवेदित मत जो होता है ना, निवेदित मत का मतलब होता है जो अ, मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ लोग फ्रॉडरी करते हैं ना, जो फ्रॉड मत होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसके नाम की आईडी नहीं है, फिर भी वो जाकर के वोट दे देता है ना? और फिर ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई है ना, वो निविदत मत होता है, ठीक है? जिनके नाम की जिसके जिसकी आईडी है, वो जाकर के वो खुद से वोट नहीं दे पाता, कोई और उसके नाम पे वोट दे देता है, तो वो वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी है, उससे बात करके, है ना, अपने नाम का भी उसको वोट देने का अधिकार तो है ना? तो उसको वो जो पिछला वोट जो उसके नाम की डल चुकी होती है, उसको इनवैलिड घोषित करके जिसके नाम की आईडी है, वो खुद अपना वोट दे सकता है पीठासीन अधिकारी से बात करके, है ना? तो ये निविदत मत वही होता है, ठीक है? तो निविदत मत के विषय में सही क्या नहीं है पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। मतदाता द्वारा दिया गया मत मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है। तो निविदत मत मतदाता द्वारा दिया गया मत तो नहीं कहलाता, है ना? और निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदत मत कहलाता है। ये भी गलत है। जो निविदत मत पत्र मतपेटी में नहीं डाले जाते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि वो जो निविदत मत है ना, ये पीठासीन अधिकारी को सौंपे जाते हैं, ठीक है? निविदत मत पत्र मत पेटी में डाले जाते हैं, ये गलत है। यह पी एक मिनट जी। ठीक है, ठीक है। अंतिम मत पत्र निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है। अंतिम मत पत्र निविदत मत के लिए मतदाता को दिया जाता है, ये कथन भी सही है। परिणामों की घोषणा निविदत मत पत्र के मत पत्रों पर आधारित होती है, तो ये भी गलत है ना? तो मतदाता हमें पूछा क्या गया है कि सही क्या नहीं है, ठीक है? सही क्या नहीं है। तो एक ये पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है और छठवां सही नहीं है। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा-सा विलंब हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निविदत मत और मतपत्र के विषय में सही क्या है? सही क्या है पूछा गया है, चलिए देखते हैं। यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों के समान होता है, ये सही है। यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है, ये गलत है। यह मतपेटी में डाला जाता है, ये भी गलत है। अभी-अभी मैंने बोला कि पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है, ये भी सही है ना? यह मतदान केंद्र को प्रदत्त यानी कि मतदान केंद्र को दिया गया अंतिम मतपत्र होता है ना? और यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वोटिंग मशीन से मतदान करना है, ये गलत है। पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है, सही है। यह डाक मतपत्र की तकनीकी शब्दावली है, ये गलत है। यह सामान्य परिस्थितियों में इनकी गणना करना आवश्यक नहीं है, ये सही है। क्योंकि सामान्य स्थिति में इसकी गणना तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो फ्रॉजरी टाइप का हो गया है ना। तो ये आठवां कथन भी सही है, ठीक है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही क्या है पूछा गया है, 1, 4, 6 और 8। 1, 4, 6 और 8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे भी है ना, दिया हुआ है प्रश्न, देखते हैं। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो 20 दिसंबर को आयोजित किया गया, 20 दिसंबर 2014 से, है ना? तो इससे 5 साल आगे इसका उत्तर याद हो जाएगा, याद रखिएगा आप, 24 नवंबर 2017। ठीक है, सीजी व्यापम ईसीएच 2017 का प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी इसी तरह का प्रश्न है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, देखते हैं। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 20 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 फरवरी 2019। ठीक है, 10 फरवरी 2019। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आहूत आहूत किया गया, विघटित कर दिया गया। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? इसकी अवधि हो जाएगी 18, 19, 20, 21। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 2021। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 2021 यहां से। चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? प्रत्यक्ष निर्वाचन उप सरपंच का नहीं होता। अगला देखते हैं। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस होंगे। यदि अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो एक ही अभ्यर्थी है ना, ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ एक ही है तो स्थगित हो जाएगा, और एक से अधिक है तो मतदान स्थगित नहीं होगा। 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या दिया हुआ है। पंचायत चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया निम्नलिखित परिस्थिति में प्रत्यादिष्ट या स्थगित हो जाएगा।
यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। पंचायत चुनाव में निम्नलिखित परिस्थिति में निर्विरोध विजित माना जाएगा। निर्विरोध विजित माना जाएगा किस कंडीशन में? यदि केवल एक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल किया हो तो, है ना, और कोई उस क्षेत्र के लिए कोई नामांकन नहीं भरा गया है तो वो निर्विरोध विजित माना जाएगा, है ना। और यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए किंतु अपना नाम वापस ले लिए, तो ये दो कंडीशन है जिनके आधार पर वो ऑटोमेटिक वो अभ्यर्थी वो जीत जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, ठीक है, यह स्थगित हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके नामांकन पत्र का क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है वो अवैध नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने दूसरा वाला तो वापस ले लिया, है ना, तो वो अवैध नहीं होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं, है ना। निम्नलिखित पदाधिकारी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो उप सरपंच और वरिष्ठतम पंच और कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, है ना, ये सारे उस वहां पे वो उस पद पर काम नहीं कर पाएंगे। जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच होगा वही वहां पे काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव, ये तो हो चुका है जी, है ना, ये सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। पिछला प्रश्न जैसा ही प्रश्न है। चलिए अगला हम देखते हैं। पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, 2017 का प्रश्न है। चलिए सही क्या पूछा गया है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। हाँ होता है, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये भी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। ये भी सही है। अ, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ये भी सही है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ये भी सही है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ये गलत है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, तो ये भी गलत है ना। तो हमें पूछा गया है क्या सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2,
3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमें व्याख्या दिख रहा है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। पंचायत चुनाव हेतु निम्नलिखित कर्मचारी वृंद होते हैं। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। और फिर है जिला कलेक्टर जिला पंचायत मुख्यालय के लिए पदेन रूप से रिटर्निंग अधिकारी होता है। ठीक है, तो जो जिला कलेक्टर है वो जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत मुख्यालय के लिए पदेन रूप से रिटर्निंग अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित मुझे ये नहीं दिख रहा है, सरपंच, है ना? क्योंकि सरपंच का जो निर्वाचन होता है ये प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष होता है, किंतु उप सरपंच और जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष इनके जो चुनाव और निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सरपंच। अगला देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में क्या सही है? चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी यानी कि राजस्व को, ये सही है। सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, ये कथन गलत है। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, ये सही है। अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, गलत है। और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, सही है। और फिर है अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को, ये गलत है। तो सही क्या है पूछा गया है हमें? तो सही है एक, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है व्याख्या। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। तो पद के मामले दिए हुए हो और अपील अधिकारी किसके पास अपील कर सकते हैं, है ना? पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व विभाग का होता है। सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व विभाग का होता है। और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। और जिला पंचायत के मामले में संचालक या संचालक पंचायत और समाज सेवा के सामने, है ना, अपील कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, सही है। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, सही है। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, सही है। ऐसे आवेदक की पंचायत भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है।
ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? तो चलिए देखते हैं। चुनाव अभिकर्ता ये हो जाएगा, और ये नहीं होंगे। लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता भी नहीं होंगे। मतदान अभिकर्ता होंगे, और गणना अभिकर्ता होंगे, और मुख्य अभिकर्ता भी नहीं होंगे। तो 1, 4 और 5, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। 8 कथन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं सबको। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, सही है। एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, सही है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये कथन भी सही है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, नहीं है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, गलत है। एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये भी सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4, 5 और 8। 1, 4, 5 और 8 ऑप्शन नंबर ई में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। एक साथ चुनाव लड़ सकता है ना। कौन सा अभ्यर्थी मतलब अभ्यर्थी जो एक साथ चुनाव लड़ सकता है, तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। एक पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ा जा सकता है, ठीक है। एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अपने क्षेत्र से निर्वाचन हेतु सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अपने क्षेत्र से निर्वाचन हेतु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं व्याख्या में। एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। अभ्यर्थी जो एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता 1 ग्राम पंचायत से 2 वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, और एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? तो जनपद पंचायत, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, वह कलेक्टर के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। भारतीय संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनाव के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन करता है, ठीक है। मैंने ग्राम सभा वाले वीडियो में इसके बारे में बताया था, याद रखिएगा। 243 ओ जो है
है ना? वो न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय, है ना? ओ से मैंने याद बोला था, ऑर्डर ऑर्डर से याद रख सकते हैं आप। ऑर्डर 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 कहाँ होता है? तो न्यायालय में होता है। ठीक है। तो न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन करता है। ठीक है, 243 ओ। किंतु पंचायती राज अधिनियम 293 के तहत निर्वाचन को के समक्ष याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के समक्ष, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत के समक्ष। चलिए अगला देखते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है? तो निर्वाचन की दृष्टि से क्या सुमेलित है, देखते हैं। पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, सरपंच का भी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का भी। जो उप सरपंच का पद है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, और कैसा प्रश्न दिया हुआ है जी? अच्छा, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है, देखते हैं चलिए। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ठीक है, और ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, और ग्राम पंचायत का उप सरपंच। अम्म, ये मुझे समझ में नहीं आया जी, ये प्रश्न समझ में नहीं आया ना। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मुझे, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना? तो इसका उत्तर हालांकि 3 और 6 दिया हुआ है ना? ये ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत का उप सरपंच, है ना? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी लिया हुआ है। बाकी आपको अगर ये प्रश्न समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार समझा दीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आया ये कैसा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खालिस्तान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 1। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको खालिस्तान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका उत्तर है निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जिनको निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो इसका उत्तर जिला कलेक्टर, है ना? जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है पदेन जिला कलेक्टर। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खालिस्तान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। इसका उत्तर राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
आ, इसके लिए जी ना ABCD आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके ना दो दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो जिसमें आयोग ने अलग अलग आंसर लिया हुआ है। मैं इसलिए इसमें सिर्फ आपको आंसर का, है ना, आंसर बताती हूँ, है ना, अ, जो आयोग ने आंसर लिए हुए हैं। ठीक है। और दोनों प्रश्न एक जैसे हैं और आंसर अलग अलग है। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ और सिर्फ आप आयोग का आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है। सरपंच के चुनाव के लिए निम्नलिखित 6 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। ठीक है। नामांकन वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस नामों के मतपत्र मुद्रित करने का क्रम क्या होगा। ठीक है। जिनको अल्फाबेट मालूम होगा वो लॉजिकली ये यहाँ से अपना वो निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आयोग ने इसका उत्तर लिया है ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर पर अंबा प्रसाद, दूसरे नंबर पर ये वाला अंबा प्रसाद, है ना, इस तरह वाला। और तीसरे नंबर पर लिया है कंछेदी लाल आत्माराम। और फिर छठवें नंबर पर लिया है ये, सॉरी, चौथे नंबर पर ये छठवां लिया है कंछेदी लाल बाबूराम। और फिर है ये पांचवें नंबर पर ML भारती। और तीसरे नंबर पर मदन लाल भारती। ठीक है। आप ये थोड़ा सा आंख में देख ली, मतलब आंखों से देख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न भी दिखाऊंगी इस तरह से। इसका उत्तर उन्होंने लिया हुआ है ना, एक दो अंबा प्रसाद, ये वाला अंबा प्रसाद, फिर ये वाला अंबा प्रसाद, है ना, आधा म और अम वाला अंबा प्रसाद। और फिर कंछेदी लाल आत्माराम और कंछेदी लाल बाबूराम, फिर ML भारती, फिर मदन लाल भारती। ठीक है। चलिए अगला दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला तो आसान है ना, इसको कोई भी लॉजिकली अपना दिमाग लगा करके बना सकता है। 3 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। मतपत्र में इनका नाम किस क्रम से मुद्रित किया जाएगा। तो इसका, है ना, पहले नंबर पर आप महेंद्र कुमार को ले लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर PS शुक्ला। और तीसरे नंबर पर सोम वर्मा। वो क्लियर दिख रहा है ना। इसका उत्तर हो जाएगा BAC, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ये देखिए, हमने इसके पहले वाला जो प्रश्न किया था उसमें भी ये कंछेदी लाल आत्माराम, कंछेदी लाल यशवंत सिंह, अंबा प्रसाद, S कुमार, PS वर्मा, पंडित रामचंद्र ठाकुर, ठाकुर सुरेंद्र मोहन, है ना, ये नाम तो हमने स्टार्टिंग के देखे ही थे। इसका उत्तर आयोग ने लिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, है ना। चलिए हमें अब यहाँ पे देखते हैं, पहले नंबर पर तो अंबा प्रसाद, दूसरे नंबर पर ये वाले अंबा प्रसाद। ठीक है। फिर है, फिर ले लिया है, अच्छा सॉरी, एक मिनट, गड़बड़ हो गया। पहले नंबर पर ये वाला अंबा प्रसाद तो लिया है, तीसरे नंबर वाला आधा म वाला। और फिर पहला नंबर पर लिया है कंछेदी लाल। हाँ, दूसरे नंबर पर ले लिया है कंछेदी लाल। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये वाला अंबा प्रसाद लिया है। ठीक। और उसके बाद फिर लिया है ये S कुमार, है ना, ये हो जाएगा S कुमार। फिर PS वर्मा। फिर है ये BK वर्मा। फिर सातवें पे लिया है ML भारती, है ना। और फिर आठवें पे लिया है कंछेदी लाल। ठीक है। और फिर ये इसको लिया है नवे पे पंडित रामचंद्र। और फिर कौन बच गया, ये ठाकुर सुरेंद्र। तो ऐसा आंसर लिया है इन्होंने। तो ऐसे प्रश्न पे अपन ज्यादा ध्यान ना दें तो ज्यादा बेहतर है ना, स्किप कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। अगला हम देखते हैं।
4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में लिखा जाएगा? इसका उत्तर आयोग ने लिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। व्यापम ने इसका उत्तर लिया है ऑप्शन नंबर डी। पहले नंबर पर डॉक्टर अरुण प्रकाश, फिर ठाकुर दीनानाथ, फिर दिनकर सिंह ठाकुर और फिर बीएल प्रभाकर। जैसा इन्होंने आंसर लिया है मैं उसी आधार पर बता रही हूँ जी। ठीक है। लॉजिक तो मुझे समझ में ही नहीं आया इनका। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका उत्तर है जनवरी 2005। फैक्चुअल डेटा है ना? चलिए अगला देखते हैं। किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की सूचना जारी करता है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, नियम 90, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। ये भी फैक्चुअल डेटा है ना? डेटा बोलती हूँ, मतलब फैक्चुअल है ये, है ना? याद रखिएगा, नियम 90, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? उप सरपंच अप्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है जी, है ना? चलिए अगला है। अच्छा, ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है। ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है। आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान नहीं होता जी। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक ठीक ठीक, इसलिए है ना, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना? अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव। चलिए, प्रश्न विलोपित किया हुआ है, देखते हैं व्याख्या लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंच और सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वहीं उप सरपंच का निर्वाचन पंचों में से किसी एक को अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न पता नहीं क्यों तो भी विलोपित कर दिया है। चलिए, अप्रत्यक्ष मतदान सही है। ठीक है। प्रश्न हमारे यहाँ पे आज के समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, राज्य निर्वाचन आयोग से, है ना? मैं आपसे मिलूंगी फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।